खुद को भिंडरावाले का अनुयायी होने का दावा करने वाला 29 साल का युवा सिर पर खालसा की भारी भरकम पगड़ी पहने अपने हजारों दोस्तों के साथ, जो कि हथियारों से लैस थे, बंदूक, लाठियों और तलवारों से लैस दोस्तों के साथ पंजाब के अजनाला थाने के अंदर घुसकर अपने दोस्त लवप्रीत सिंह की रिहाई की मांग करने लगे और जिनके सामने पंजाब पुलिस भी बौनी साबित होने लगी। कौन है अमृतपाल सिंह, क्या है खालिस्तान की पूरी कहानी और क्या ये देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्यों इसके सामने पंजाब पुलिस बौनी और असहाय साबित हो गई, आइए समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में इस वीडियो में पूरी कहानी। इससे पहले वीडियो आगे बढ़े, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। खालिस्तान की कहानी का मूल 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से भी जोड़े जा सकते हैं। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जब मोतीलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग करी तो उसका विरोध करने के लिए 3 संगठन सामने आए। सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने इसका अपोज किया, दूसरा दलितों का नेतृत्व कर रहे भीमराव अंबेडकर ने इस चीज का विरोध किया और तीसरा उस समय थे मास्टर तारा सिंह, जो कि शिरोमणि अकाली दल का नेतृत्व कर रहे। 1947 में यह मांग एक आंदोलन का रूप ले लिया और इन्होंने एक अलग राज्य की मांग, एक अलग सिख राज्य की मांग के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया। 19 साल तक आंदोलन चलते रहे और जब हिंसा बढ़ने लगी, दंगे बढ़ने लगे, इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया कि वो पंजाब को 3 भागों में बांट देंगी। पंजाब में एक भाग जो सिख बहुसंख्यक भाग होगा उसे पंजाब, जो हिंदी भाषी बहुसंख्यक भाग होगा उसे हरियाणा और एक चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश होगा और जो पंजाब और हरियाणा की एक संयुक्त राजधानी होगी। हुआ क्या, इस पंजाब के विभाजन से इन लोगों की खालिस्तान की मांग और इनके अंदर अलगाववाद की भावना और ज्यादा प्रेरित होने लगी। वो इसमें पंजाब के कुछ पहाड़ी इलाकों को काटकर हिमाचल में मिला दिया गया था और दूसरा दोनों पंजाब और हरियाणा की कॉमन राजधानी का मुद्दा भी सामने आया। ये मांग आगे बढ़ते गई और 70 के दशक तक ये मांग बहुत उग्र हो गई, अलगाववाद चरम पे पहुंच गया। इन लोगों की मांग थी, इन लोगों का क्या मानना है कि जिस प्रकार हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र इंडिया है, मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान बना, तो सिखों के लिए, सिख पंथ वाले लोगों के लिए हमारे लिए एक अलग राष्ट्र की मांग है जिसका नाम इन्होंने खालिस्तान दिया। सबसे पहले डॉक्टर भीम सिंह भट्टी ने 1940 में खालिस्तान शब्द का प्रयोग किया, जिसका मतलब है खालसाओं का देश। 1969 में जगजीत सिंह चौहान विधानसभा चुनाव लड़े पंजाब में, लेकिन पंजाब में वो चुनाव हार गए। उसके बाद वो ब्रिटेन चले गए और ब्रिटेन जाने के बाद उन्होंने खालिस्तान के आंदोलन को आगे बढ़ाया। 1971 में चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान आंदोलन के समर्थन के लिए फंड के लिए विज्ञापन भी जारी किया। उन्होंने 1979 में खालिस्तान नेशनल काउंसिल की शुरुआत करी। चौहान ने एक कैबिनेट की मीटिंग बनाई और खुद को रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने खालिस्तान के नए नोट छापे, स्टैंप बनाए और यहाँ तक कि उन्होंने ब्रिटेन में खालिस्तान के एक एम्बेसी भी खोल दी। 70 के ही दशक में भिंडरावाले, जो कि एक आज़ाद भारत का सबसे बड़ा बागी कहलाता है और साथ ही कुछ कट्टर खालसा पंथी इन्हें अपना शहीद समझते हैं, इनकी ताकत बढ़ रही थी। बहुत सारे दंगे फिसाद होने लगे। सरकारी ऑफिसरों के, पुलिस वालों की हत्याओं के मामले में और राजनीतिक हत्याओं के मामले में भिंडरावाले का नाम जुड़ने लगा। यह आंदोलन इतना उग्र हुआ कि इसको दबाने के लिए इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करना पड़ा। भिंडरावाले और उसके समर्थक सिखों के सबसे पवित्र स्थान गोल्डन टेम्पल में अपना डेरा डाले हुए थे, कब्जा किए हुए थे और वहीं से कंट्रोल कर रहे थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी को जबरदस्ती चलाना पड़ा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत 1984 में, जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत भिंडरावाले को मार डाला। लेकिन हुआ क्या, ठीक 3 महीने बाद इंदिरा गांधी के ही बॉडीगार्डों ने इंदिरा गांधी की गोलियों से बुनकर हत्या कर दी थी। साथ ही जिसने ऑपरेशन ब्लू स्टार को कमांड किया था, लीड किया था, उनकी भी हत्या हो गई और उस समय के जो पंजाब के सीएम थे उनकी भी हत्या हो गई। लेकिन कैसे भी करके बड़ी मुश्किल से ब्लू स्टार के तहत इस अलगाववाद को दबाया गया। 90s तक ये शांत हो गया था। 1990 में जब खालिस्तानी विद्रोह कंट्रोल में आया तो खालिस्तानी समर्थक जो थे वो भारत के बाहर शरण ले रहे थे, जैसे ब्रिटेन में, पाकिस्तान में, कनाडा में, यहाँ जाके खालिस्तानी मूवमेंट को चला रहे थे। अभी मामला कब सामने आया, अभी का मामला क्या है, वारिस दे पंजाब का ही एक सदस्य लवप्रीत सिंह को अपहरण के, किडनैपिंग और मारपीट के केस में पुलिस ने अंदर किया, जो कि वारिस दे पंजाब का एक सदस्य था। इसकी रिहाई के लिए अमृतपाल सिंह हथियारों के साथ, हजारों युवाओं के साथ पंजाब के अजनाला थाने के अंदर घुस गए और इतना प्रेशर बनाया जिसके सामने पुलिस भी असहाय होगी। उन्होंने इतना प्रेशर बनाया कि अंत में लवप्रीत सिंह को रिहाई देनी पड़ी।
पूरे हथियारों से लैस थे, जहां पंजाब पुलिस बिल्कुल असहाय साबित हुई। लवप्रीत सिंह कौन है और वारिस दे पंजाब क्या है, इसको समझते हैं। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने सितंबर 2021 में वारिस दे पंजाब नाम का एक संगठन स्थापित किया, जिसका उद्देश्य था कि सिखों में सिख पंथ, खालसा पंथ को जिंदा रखना, उसको बनाए रखना, सिख युवाओं को जगाना। 26 जनवरी 2021 को लाल किले में खालिस्तानी झंडा फहराने के मामले में दीप सिद्धू का नाम सामने आया था। 15 फरवरी 2022 को एक एक्सीडेंट में दीप सिद्धू की मौत होगी। तब से वारिस दे पंजाब का जो प्रमुख था वो पद खाली था, और इसी बीच एक लड़का जो कि दुबई में अपना कारोबार चलाता था, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, वो वापस आया। 29 साल का युवा जिसका नाम है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह ने सिख और खालसा रीति रिवाज के अनुसार अपना पगड़ी धारण करी, और उसके बाद वारिस दे पंजाब का वो हेड बन गया। और ऐसा तेवर, ऐसा रूप और ऐसी एक्टिविटी जिसे देखकर पंजाब के यूथ में एक कनेक्टिविटी बन रही है, और उन्हें लग रहा है कि ये हमारा शहीद भिंडरावाले का ही एक वारिस है, जो भिंडरावाले की सोच थी, जो भिंडरावाले की विचारधारा थी, जो भिंडरावाले का सपना था, ये उसे आगे बढ़ाएगा। अगर हम बात करें अमृतपाल सिंह की, तो इसने इतने जबरदस्त बयान दिए हैं, इस तरीके से इसने पंजाब को भड़का दिया है, पंजाब के युवाओं को भड़का दिया है, पंजाब की में ऐसी गर्मी और ऐसा बवाल मचा दिया जिससे पूरे देश की एकता और अखंडता पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। अमृतपाल सिंह दुबई रिटर्न है, 29 साल का लड़का है, तेवर सेम भिंडरावाले की तरह, और ये कहता है, इसने क्या बयान दिया कि हमें फिर से अपना एक सिख देश हमें चाहिए होगा, हमें आजादी के लिए लड़ना होगा। अमृतपाल सिंह अपने आप को भिंडरावाले का अनुयायी मानता है। उसका स्टेटमेंट है कि भिंडरावाले मेरी प्रेरणा है, मैं उनके चलाई रास्ते पे चलूंगा, और ये मेरा ही नहीं, पंजाब के हर युवा का सपना है, और हर किसी को यही मानना होगा। मैं अपने आप को उनसे नहीं आंक रहा हूं, मैं उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हूं। उसने स्टेटमेंट दी है कि मैं अपने पंथ की आजादी चाहता हूं, मेरे खून का एक एक कतरा इसके लिए समर्पित होगा। इसका कहना है कि हम सभी अब भी गुलाम हैं और हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। हमारा पानी लूटा जा रहा है, हमारे गुरु का अपमान किया जा रहा है, पंथ के वास्ते जान देने के लिए पंजाब के हर युवा को तैयार रहना होगा। ये स्टेटमेंट है अमृतपाल सिंह के। अमृतपाल सिंह ने एक पोस्ट किया, पोस्ट में बताया कि 1947 का हमें जश्न नहीं बनाना चाहिए, हमें 1947 में जिन सिखों ने अपनी जान दी उनको याद करना चाहिए। उसने पूरे स्टेटमेंट में क्या बताया कि 1947 में हिंदुओं के लिए इंडिया देश बना, मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान देश बना, और सिख अभी भी गुलाम है, हमारी बात नहीं सुनी गई और हम अभी अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे। ये स्टेटमेंट है अमृतपाल सिंह का। आज जहां एक और राष्ट्रवाद अपने चरम पर है, वहीं दूसरी ओर 29 साल का यह युवा कैसा अलगाववादी हो गया है। समझने वाली बात है कि कौन है इसके पीछे, कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं, इसके पीछे कौन खड़ा है, और कैसे इतनी हिम्मत इसको आ गई है, और आज सरकार कुछ भी क्यों नहीं कर पा रही है, इसको समझने की बारी है। इसने एक स्टेटमेंट में और दिया है, ये बहुत बारीकी से समझने का मामला है। इसने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि जहां हिंदू राष्ट्र की मांग हो सकती है, तो वहां सिख राष्ट्र की मांग क्यों नहीं हो सकती। इसको डिकोड करने की बारी है। इसको समझने का मामला ये है कि आज बहुत सारे लोग देखो, पूरे के पूरे मीडिया में ओपन लोग बोल रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये अपनी बात को इसी बात से जस्टिफाई कर दे रहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग हो सकती है, तो क्यों हम सिख राष्ट्र की मांग क्यों नहीं कर सकते। सॉल्यूशन क्या है? देखिए, धार्मिक कट्टरता कभी भी सही नहीं होती है, किसी भी स्थिति में धार्मिक कट्टरता सही नहीं होती है। आज पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करो, दुनिया का एनालिसिस करो। जो देश धार्मिक कट्टरता की ओर आगे बढ़े हैं, या जिन देशों में धार्मिक कट्टरता बची हुई है, वो आज विकास की दृष्टि में बहुत पीछे हैं। आज वेस्ट की तरफ झांक के देखो, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देख के देखो, आज इतने डेवलप हैं या अपने आप को विकास के चरम पे और शिखर पे ये मानते हैं, तो इनके भी इन देशों में धार्मिक कट्टरता कितनी है। और तुलना करिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, ऐसी कंट्री में जो देश धर्म की कट्टरता के, धर्म को मानना अपनी निजी स्वतंत्रता है, निजी आस्था है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत के संविधान में जहां साफ साफ लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो किसी भी धर्म के लिए पक्षता नहीं करता है, यानी सभी धर्मों के लिए निष्पक्ष है और तटस्थ है। याद रखेंगे, भारत देश का कोई धर्म नहीं होगा और भारत किसी धर्म विशेष का नहीं होगा। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। एक और हम सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, जहां एक और बहुत सारे ऐसे लोग इसके अंदर आ गए हैं, बाबा जी हैं हमारे, तो उनका मानना है कि भैया हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। सीधे ओपन बोल रहे हैं। हमें क्या लग रहा है, हम अपने धर्म के लिए सेंसिटिव हैं, हिंदू अपने धर्म के लिए सेंसिटिव है, तो मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का ये देश है, तो क्या आवाज़ उन तक नहीं जा रही है? अगर इन कट्टरपंथियों के लिए, जिनको जो भी बयान दे रहे हैं, इनकी स्वतंत्रता मिली है, तो उनको भी लगता है कि हम भी अपनी बात रख सकते हैं। वही उन्होंने अभी अमृतपाल सिंह ने अपनी जस्टिफिकेशन के लिए यही बयान दिया।
कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना उचित है तो हमारे लिए भी सिख राष्ट्र की मांग करना बिल्कुल उचित है। ऐसे देश की अखंडता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। कौन है? जितने भी लोग किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देते हैं, जितने भी लोग पाखंड को बढ़ावा देते हैं, रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं, जितने भी लोग अपने धर्म को ही सर्वोपर दिखाने के लिए दूसरे धर्मों की अवहेलना करते हैं, नीच दिखाते हैं, इसका परिणाम यही होगा, धार्मिक उपद्रव फैलेगा, अलगाववाद पैदा होगा, जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। आज आप देख सकते हैं एक और स्टेटमेंट दिया है अमृतपाल सिंह ने कि हम खालिस्तान की मांग की ओर हैं, जो भी इसका विरोध करेगा वो परिणाम भुगतेगा। और आपने इंदिरा गांधी का परिणाम देख लिया है। अमित शाह को धमकी दी बोल रहे हैं, कहां से आ रही इतनी हिम्मत? और ऐसे में देश की अखंडता पे सवाल उठेगा ही उठेगा। और हम बोलते हैं फंड कहां से? अरे ऐसे में देश को तोड़ने के लिए विदेशी शक्तियां तो एक्टिव हो ही जाएंगी, फंडिंग मिलेगी लोगों को, अब हथियार आएंगे लोगों के, इनके पास इनकी शक्ति और बढ़ेगी, क्योंकि और लोग तो हमारे दुश्मन तो वैसे ही बैठे पड़े हैं, ये चाहेंगे कैसे भारत टूट जाए। तो इसलिए याद रखें, इसका एक सॉल्यूशन है कि जो भी हो, किसी भी धर्म का हो, धार्मिक कट्टरता से बचने का प्रयास करें, यही इसका सॉल्यूशन हो सकता है। चलिए शॉर्ट में समझने की कोशिश करी हमने कि खालिस्तानी मूवमेंट क्या था, खालिस्तान की मांग क्या थी, भिंडरावाले कौन थे, और अमृतपाल सिंह कैसे आज की डेट में इस चीज़ को आगे बढ़ाने या इसमें हवा झोंकने का काम कर रहा है। वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ऐसे नई वीडियो अब कंटिन्यू में आ रहा हूँ यूट्यूब के अंदर, और ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और जिसमें आपको सरल शब्दों में बहुत आसान तरीके से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आप तक ट्रांसफर करने का मैं प्रयास करूँगा। पर आप लोगों का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं नई नई वीडियो आप तक लाते रहूँगा। थैंक यू, लव यू ऑल गाइज।